नमस्कार दोस्तों, गत दिनों आरएस 2021 परीक्षा का रिजल्ट आया। उसमें बाड़मेर जिले की कई प्रतिभाओं ने अपना लोहा मनवाया है मेहनत का। उन्हीं में से आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, हिरेंद्र कुमार जी। ये बाड़मेर के रहने वाले हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि इस पूरी तैयारी के दौरान इनका सफ़र कैसा रहा, कौन कौन से चैलेंजेस थे इनके सामने, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्योंकि बाड़मेर एक ऐसा जिला है जहां अभी भी शिक्षा और अन्य तमाम मूलभूत लोगों को उस अनुपात में उपलब्ध नहीं है जितनी कि राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, कोटा जैसे शहरों में उपलब्ध होती है। और विद्यार्थियों के लिए तो वहाँ कई तरीके की समस्याएं अभी भी विद्यमान है। ऐसे में इनकी जो जर्नी रही है वो तमाम उन विद्यार्थियों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगी। आइए इनसे चर्चा करते हैं, इनकी पूरी जर्नी कैसे रही, किन किन लोगों का योगदान रहा, कौन से वो चैलेंजेस थे जिनको फेस किया और उन पर अपना जो है विजय रथ आगे बढ़ाया। हिरेंद्र कुमार जी, युवा टीवी से बातचीत करने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस परीक्षा की घड़ी में चूंकि आपका मेंस है, जैसे कि आपने बताया, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पहले आपको दोनों भाई साहब को धन्यवाद और मुझे ये मंच प्रदान किया और जिसके माध्यम से मैं मेरी बात इस मंच पे रख पाऊँगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ये जो जर्नी है वो 2020 में जब कोरोना का समय आता है तो उस समय विद्यालय हैं वो सामान्यतः गतिविधियाँ बंद हो जाती हैं, तो उस समय मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बहुत सारे थे, वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की थी। और फिर मैंने बहुत सारे रिटर्न टेस्ट दिए थे। तो रिटर्न टेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एक याद होना अलग है और उसको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो, लिख पाते हो, तो वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा था। और मैंने जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ था तब तक लगभग 50 के आसपास रिटर्न टेस्ट दे दिए थे। और जर्नी की बात करें तो फिर क्या, जब कोरोना के बाद विद्यालय खुल गए तो मैं स्कूल जाने से पहले ये मेरा हमेशा टारगेट था कि 4 घंटे अपन को पढ़ के ही जाना है और वापस आएँ स्कूल से तो वापस 4 घंटे पढ़ना। तो ये रूटीन था कि 7 से 8 घंटे आपको निकालने। उसके बाद ये होता है जैसे मैं सुबह जो पढ़ के गया हूँ उसको आप वापस दिमाग में कैसे रिपीट कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात, जो आप सुबह पढ़ के गए हो और उसको वापस आप याद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, अगर ये थॉट प्रोसेस है, अगर ये अच्छे से विकसित हो जाता है तो मेरे हिसाब से बच्चों के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म और फ्रूटफुल यही होगा कि वे मेंस में लिख पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम है वो रिटर्न का है, न कि ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम है। आपने कोरोना का जिक्र किया, क्या क्या दिक्कतें, ये कंपटीशन की तैयारी है, बहुत बड़ा एग्जाम है, कौन कौन सी दिक्कतें आपको वहाँ उस समय आई कोरोना के समय? सबसे बड़ी तो बात ये होती है कि आप पढ़ते क्या हैं, स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वर्तमान में स्टडी मटेरियल हैं वो बहुत जगह उपलब्ध होने लग गया है। जैसे कि बहुत सारी कोचिंग हो गई, बहुत सारी बुक्स हो गई, तो बच्चों को सबसे पहले यही समस्या आती है कि कौन सा मैटर पढ़े, कौन सा मैटर नहीं पढ़े। तो पहले तो मेरे को किसी साथियों ने गाइडेंस किया और फिर मुझे एक उचित मैटर है वो मिल गया, तो उस मैटर को मैंने बार बार रिवाइज किया। और कोई भी, मेरी ये सभी को भी सलाह ही रहेगी कि जब भी आप तैयारी करें तो एक मैटर को 10 बार पढ़ना बेस्ट है, ना कि 10 मैटर को एक बार पढ़ना। तो उससे आपका एक थॉट प्रोसेस है वो विकसित हो जाएगा और बहुत सी जब आप अच्छे ढंग से याद कर पाओगे। ये जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम तैयार करना है, इसको क्रैक करना है, सबसे पहले दिमाग में कब आया और फिर कैसे ये जर्नी आगे बढ़ी आपकी? जी, तो जब मैं बीएससी कर रहा था तो बीएससी की जब कंप्लीट हुई और मैं बीएड की तैयारी कर रहा था, उस दौरान मैंने सोचा कि अपन आरएस की तैयारी करते हैं। परंतु सबसे पहले अपना गांव का एनवायरनमेंट ऐसा ही होता है कि अपन को पहले तो गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में बीएड की और फिर मैं थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में सिलेक्टेड हो गया 2018 में। उसके बाद मैंने एक ही टारगेट रखा कि मुझे आरएस की तैयारी करनी है और वो उसमें सीट निकालनी है। तो पिछली बार जब मेंस दिया तो मेरे इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था और इस बार मेंस की मुझे बहुत अच्छी आशा थी और उसके अनुरूप तो नहीं पर काफ़ी अच्छे नंबर भी हैं और इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया और उसके दौरान मेरी 169 रैंक आई और इस बार मैं प्री क्वालिफाई हूँ और वापस मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। आपने 2018 का जिक्र किया, आपने मेंस दिया और इस बार आप फिर लिख रहे हैं, तीसरी बार मेंस लिख रहे हैं। तो 2018 की तुलना में अब कितना परिवर्तन आया है? जहाँ तक लेखन शैली की बात है, पहले किस तरह की थी और अब उसमें क्या अंतर देखते हैं आप? बिल्कुल, तो लिखने के दौरान ये होता है कि जब अपन शुरुआत में जब लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो किस तरीके से मैटर है उसको इंडेक्सिंग करना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, आप फ्लो चार्ट के रूप में लिखते हो या पैराग्राफ के रूप में लिखते हो, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अपन शुरुआत में लिखते हैं तब अपन को जो मन में आया आंसर कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो अपन फॉर्मेटिंग नहीं कर पाते। और जब अपना अनुभव हो गया है या आपने बहुत सारे टेस्ट दे दिए तो उससे आपका फॉर्मेटिंग का अनुभव आ जाता है। 2018 में मैं एक भी मैंने प्रैक्टिस टेस्ट दिए ही नहीं था, सीधा मेंस में जाके प्रैक्टिस टेस्ट दिया था। तो मेरी वो सबसे बड़ी मुझे लगता है कि सुधारने की जरूरत थी और उसका मैंने खूब कार्य किया। फिर
ये जो मॉक टेस्ट होते हैं कितना फ़र्क पड़ता है तैयारी में, और एक स्टूडेंट को कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए अगर वो तैयार कर रहा है इस एग्ज़ाम को? जहाँ तक मेरा मानना है जितने भी सब्जेक्ट हैं तो कम से कम एक एक तो सभी का रिटन टेस्ट देना ही सही, जिससे उसको लिखने की किस तरीके से लिखना है कम से कम वो विकसित हो सके। याद होना अलग है और उसको प्रेजेंट कर पाना अलग है, तो इस दृष्टि से लिखना जरूरी है। राइटिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है इस पूरे रिटन एग्जाम में? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जो गाइडर होते हैं या जो मेंटर होते हैं वो राइटिंग पर भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ, जैसे कि अपन, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ तो या कोई सामान्य आदमी भी हो, उसके पास अगर सामने दो नोटबुक रखी जाए, एक की राइटिंग बहुत अच्छी हो, एक राइटिंग उससे कम हो, तो उसका पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो तो ये जाएगा कि ये बच्चा अच्छा है। तो राइटिंग का इतना बड़ा तो प्रभाव नहीं पड़ता होगा, परंतु जरूर कुछ एज जरूर मिलेगा। रिटन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारा लिखना होता है आपको, बिल्कुल। कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? बिल्कुल, तो मैंने बताया कि मैंने 50 के आसपास पिछली बार जो टेस्ट दिए थे, तो मेरा ऐसा कोई पेपर नहीं गया था, मैं याद कर पा रहा हूँ। एक सेकंड पेपर था, उसमें मैंने या 1 या 2 मिनट पहले किया था। बाकी जो फोर्थ पेपर है वो मैंने 10 मिनट पहले कर दिया था, और जो सबसे ज़्यादा है 42 पे जाते हैं उसमें। तो आप बार बार लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको क्वेश्चन देख के बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि इसका आंसर क्या लिखे, क्योंकि आपके पहले से ही फॉर्मेटिंग हो जाएगी। एक चीज़ आपने, मैं और पूछना चाहूँगा इंटरव्यू से। इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स मिले, आपने बताया 68 मार्क्स मिले आपको। क्या देखते हैं इंटरव्यू में? बेसिकली जब कैंडिडेट आता है इंटरव्यू बोर्ड में, उनकी क्या प्राथमिकताएं होती है कैंडिडेट के लिए? जी, जब मैं पहले तो मॉक इंटरव्यू दे रहा था, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन गया था, तो वहाँ का माहौल और जो आरपीसी के वास्ते में इंटरव्यू माहौल है वो एकदम उल्टे है। आरपीसी के जब आप जाओगे तो आपको लगेगा एक फॉर्मल फैमिली के रूप में आए हैं, वैसा ही महसूस कराते हैं। जाएंगे वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देके बताएंगे आपने 10th यहाँ से किए हैं, यहाँ से किए हैं, फिर आप कैसे आंसर देते हो तो उस अकॉर्डिंग उसके एरिया से संबंधित। जैसे मैं बाड़मेर से था तो मुझे पूछा गया कि बॉर्डर एरिया की क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। जो कोई वर्तमान में कुछ सरसा में था, जो कवाड़ सरसा में था, तो मुझे पूछा कवाड़ क्या है। फिर एक पूछा गया कि वेस्ट कवाड़ क्या है। और जैसे मेरे इंटरव्यू था वो 3 अक्टूबर को था, तो 3 अक्टूबर से एक दिन पहले 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती थी, तो ये अपने आप में तय था कि महात्मा गांधी पे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना। तो मुझे ये पूछा था कि जो गांधी जी धर्महीन राजनीति वाली बात करते तो वो मेरे से पहले से तैयार था। तो सामान्य यही है कि उस समय कौन से ट्रेंड चल रहे हैं और आपसे संबंधित, आपके जॉब से संबंधित या आपके डिस्ट्रिक्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे। आप 3rd ग्रेड टीचर भी रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ता है तैयारी में? एक आप सर्विस में होते हैं और फिर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, क्या कुछ उसका भी लाभ मिलता है? जहाँ तक मेरा मानना है कि एक व्यक्ति अगर जॉब में है तो उसको टाइम निकालने में काफ़ी समस्या आती है, परंतु जो टाइम निकालता है उसको ये पता है कि मेरे पास सिर्फ टाइम इतना ही है, तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है तो बाकी वाले टाइम से ज़्यादा हो जाती है। जहाँ तक मेरा मानना, जैसे कोई जॉब व्यक्ति है 7 से 8 घंटे पढ़ रहा है और दूसरा व्यक्ति जो जॉब में नहीं है तो वो अगर 8-9 घंटे पढ़ रहा है, 2-3 घंटों का गैप है वो आराम से कवर किया जा सकता है, क्योंकि उसको ये तय है कि मेरे पास इतना ही टाइम है और उसको पता है कि मेरे पास 24 घंटे, तो ये फर्क पड़ता है। रिजल्ट की पहली सूचना आपको कैसे मिली? खुद नहीं देखा या मित्र ने या परिवारजनों ने बताया? तो उस दिन घर में एक दिन जन्म था, एक मेरे भांजी है उसका जन्मदिन था, तो हम सभी बैठे थे, आज तो रिजल्ट आएगा 10-11 बजे तक बैठे रहे। फिर देखा अभी नहीं आया, तो फिर वापस सोने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही सोने की तैयारी की तभी एक सर हैं जो, उन्होंने सर मुझे कॉल किया कि हरेंद्र तेरे रोल नंबर क्या बताना। मैंने कहा रिजल्ट आ गया हाँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि तेरी रैंक की है, तो उन्होंने रैंक बताने पहले मिस्टेक कर दी थी थोड़ी सी, तो मैंने वापस चेक किया तो मेरी रैंक, मैंने कहा ठीक है चलो। तो मतलब कैसा था माहौल, मतलब उस समय क्या परिवार में कैसा माहौल था उस समय? तो परिवार वालों को बेशक खुशी होनी कि भाई बच्चे, परिवार वालों को यही पिताजी का टारगेट था कि बच्चा आरएस बने, उनके मन में यही विचार था, तो उनको बहुत सारी खुशी हुई। फिर आस पास से साथी भी लोग आ गए और फिर मैं, पापा ने कहा तू क्या वापस मेंस लिख देना, ऐसा कोई है नहीं, प्रॉपर नहीं तो हो जाएगा, बाकी रैंक से काफ़ी सभी संतुष्ट थे। पूरी जर्नी में मित्रजनों का कितना बड़ा योगदान है? क्योंकि ग्रुप का बहुत बड़ा रोल रहता है इस पूरे सिविल सर्विसेज एग्जाम में, दबाव भी होता है, तो मित्र मंडली का कितना बड़ा योगदान रहता है? जहाँ तक मेरा मानना है कि आप, ये एक एग्ज़ाम है, इसमें एक लॉन्ग टर्म जर्नी होती है, तो आप लॉन्ग टर्म जर्नी करोगे तो आपको पॉजिटिव माहौल में रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऐसे दोस्त चाहिए या ऐसे गाइडेंस करने वाले चाहिए जो आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी दे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में फ्रस्ट्रेशन होना नॉर्मल है। उस फ्रस्ट्रेशन को आप पॉजिटिव रूप में कैसे ले पाते हैं? आप लगातार 12 से 15 महीने पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप में स्ट्रेस की समस्या आएगी ही आएगी। तो अगर आप पॉजिटिव लोगों से घिरे हुए रहेंगे तो आप सलाह देंगे कि ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो वो फायदा होता है। और जो भी तैयारी करें एस्पायरेंट, उनको मेरी यही सलाह है कि आप एक पॉजिटिव माहौल में रहें और ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी दे रहा है तो उससे थोड़ा सा दूर रहे।
आजकल कई जो तैयारी करते हैं बच्चे सोशल मीडिया का अपने यूट्यूब हो गया इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं पढ़ाई में। ऐसे में डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी समस्या है, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं? आपने भी कहा कि कोरोना के टाइम में आपने डिजिटल रूप में पढ़ाई की, तो फिर ये जो बाधाएं आती हैं यूट्यूब पे हो या कहीं पे भी हो, अपना मन जो है भ्रमित हो जाता है, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? जहाँ तक अगर आप स्टडी मटेरियल की बात करें तो वर्तमान में बहुत सारे ऐसे चैनल बन गए थे, स्टडी मटेरियल की भरमार है। तो सबसे पहले तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा अपन चैनल परमानेंट देखें। तो सबसे पहले यही करना होगा कि आप एक परमानेंट चैनल 2-4 जनों को पूछ लें और उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा चैनल जिसमें करंट के मैटर आए उसको फॉलो करें। किसी से एडिटोरियल डिस्कशन है अच्छे ढंग वाले जो करवा रहे हैं उसको फॉलो करें और उसको सिर्फ सुने भी नहीं, एक अच्छी नोटबुक रखें उसमें लिखें। आपकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, कैसी एजुकेशन रही शुरुआती दौर में आपके बचपन में? हाँ, तो मेरी अपर प्राइमरी जो शिक्षा है वो मेरे गांव से हुई है, गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से हुई है। फिर मैंने 9th से 10th है, तो उस समय आसपास में स्कूल होती नहीं थी, 8वीं तक स्कूल थी। तो 9th-10th के लिए मैं जानिया नामूल जी की डाणी है वहाँ से की, और फिर मेरी 11th की जर्नी है और B.Ed तक की जर्नी है वो जोधपुर में हुई। कितना दूर था स्कूल घर से? हाँ, शुरुआती स्कूल तो घर से 1-2 किलोमीटर था। फिर 9th-10th वाला स्कूल था तो वो जो जानिया है MKD, तो वो लगभग 60 किलोमीटर दूर था, पर उसमें एक सुविधा थी कि वहाँ हॉस्टल साथ में था। गवर्नमेंट स्कूल में हॉस्टल होना बड़ी बात थी। तो जो बच्चे फिर दूसरे जगहों से आते थे वो कैसे, मतलब जैसे आपके बाढ़ में तो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, तो कैसे परिवहन का क्या साधन होता था उस समय? हाँ, तो उस समय जब साधन की बात करें तो घर से एक बस थी, अच्छा। वही बालोतरा जाती थी, तो उसी में जाना है। सुबह 7 बजे जाती थी, शाम को 8 बजे आती थी। उसके बीच में कोई बस नहीं? उसके बीच में कोई बस नहीं। और हाईवे की बात करें तो हाईवे लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो फिर अगर वहाँ से आना है तो पैदल आना है। पैदल? और फिर अगर ट्रेन से आना है तो ट्रेन लगभग 7 किलोमीटर दूर बिमला स्टेशन है, वहाँ से आना होगा। तो ये समस्या थी। और बालोतरा से मूलजी ढाणी जाने की उस समय बच्चे भी एक ही थी, तो उस बस के लिए आपको वापस वहाँ वेट करना पड़ेगा। तो जैसे आपने गांव की स्कूलें भी देखी हैं, अभी आप यहाँ जैसे शहर में रह रहे हो जोधपुर में, कितना बड़ा अंतर है दोनों, जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं दोनों ही साइड में। यहाँ शहरों में अच्छे स्कूलों से बच्चे पढ़ के आते हैं, क्या कभी लगा कि मैं थोड़ा सा पीछे रह गया इस पूरी रेस में? मेरा मानना है कि इन्वायरमेंट का फ़र्क तो पड़ता है, परंतु इन्वायरमेंट का जैसे अपना RS की तैयारी में देखें तो एक मान लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट है 80 नंबर वाला, तो उसमें थोड़ा से ग्रामीण पृष्ठभूमि बच्चे हैं उसको थोड़ा सा भय लगता है अगर उसका मीडियम इंग्लिश नहीं रहा है या इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं रहा है। बाकी अगर उसको बाद में अच्छा गाइडेंस करने वाला मिल जाए तो मेरे साथ उसको कवर कर सकता है, क्योंकि अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा है और गाँव में पढ़ा है तो उसमें थोड़ी सामुदायिकता की भावना बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाती है। इंटरव्यू में जब जाते हैं अपन बोर्ड में, एक बाहर कुछ वेट करना पड़ता है कुछ समय के लिए, उसमें क्या चर्चाएं होती हैं? शांत बैठे रहते हैं या थोड़ा सा डिस्कशन होता है कैंडिडेट्स के बीच में? मन में यही रहता है कि पहले तो क्वेश्चन यही रहता है कि बोर्ड किसका है। अच्छा। तो बोर्ड के होते हैं, फिर कुछ बोर्ड की परसेप्शन बन जाती है कि ये रिलैक्स बोर्ड है, तो फिर वो बहुत समस्या बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, जो भी बच्चा बाहर आता है उसको पूछते भाई तेरे को क्वेश्चन क्या पूछे क्या नहीं पूछे, तो वो मन में हुआ की स्थिति चलती रहती है। फिर अंदर जाते हैं तो पहली बार तो उसको पता पड़ जाता है कि भाई इंटरव्यू वाला प्रोसेस इतना तो नहीं है जितना बाहर हवा बनाया गया। तो उस पूरे दौर में जब इंटरव्यू होता है दबाव बहुत रहता है, कैसे आपने उस दबाव को हैंडल किया उस समय? तो मैंने जो हमारे इंटरव्यू हैं, रिजल्ट तो आ गया था लगभग मेरे हिसाब से अगस्त में, और इंटरव्यू शुरू हुए थे वापस 12 महीने बाद। तो बीच में मैंने बहुत सारी जगह मॉक जाके दे दिए। तो मॉक जाके देने से क्या होता है कि वो जो दबाव है वो बहुत कम हो जाता है, और फिर वहाँ का मॉक पर जो दबाव होता है इंस्टीट्यूशन में वो RPC में था नहीं, तो वो काफ़ी है मैनेजेबल रहा। तो जब रिजल्ट आया माता जी का क्या रिएक्शन था? क्योंकि एक बहुत बड़ा पल था, एक माँ के लिए एक बेटा जब इतना बड़ा सफर तय करता है और इतनी बड़ी सफलता अर्जित करता है, क्या चेहरे के हाव भाव थे? माता जी बहुत खुश थी, और अपने वहाँ सबसे पहले होता है कि चलो बच्चा कुछ कर दिया तो गुड़ लाओ, धनिया लाओ, तिलक निकालो, और फिर सापा लाओ, तो ये सबसे पहले मम्मी ने किया। कितनी दुनिया बदल गई, अब सिलेक्शन हो गया आपका, अच्छी रैंक भी है, क्या परिवर्तन आया है? हाँ, परिवर्तन तो ऐसा तो मुझे ये लगता है कि जो लोगों का जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है कि भाई पहले लगता है कि ये पढ़ता ही पढ़ता है, इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और फिर लगता है कि बस ऐसे ही दिखावा भी कर रहा होगा, तो वो पूरा चेंज हो जाता है। फिर आसपास के लोगों में ये भी लगता है कि हमारे बच्चों को भी गाइड कर सकता है, तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव एनर्जी रूप में आता ही है, और आने वाले गाँव के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी, अब जैसे छोटे छोटे बच्चे भी होंगे आपकी फैमिली में, कितना असर पड़ा है उनके ऊपर? क्या अब वो भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देख रहे हैं आगे भविष्य में?
कम से कम उनको ये तो पता पड़ेगा अपने साथ वाला एक बंदा गया है आगे, तो हम भी जा सकते हैं, और वो भी मारवाड़ी बोलने वाला, तो उनको एक फ़ायदा होता है। जैसे मेरे अभी जो क्लासमेट थे 11th-12th, उन्होंने कॉल किया कि भाई वीरेंद्र तेरा सिलेक्शन हो गया तो हमारा भी हो सकता है, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर फैलती है जब पास का व्यक्ति कुछ सिलेक्टेड होता था। अब जब आप सर्विसेज में जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, धरातल पे काम करेंगे, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? हाँ, तो सबसे पहले तो जो भी है मुझे जॉब एलोकेट होगी तो उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके अकॉर्डिंग कार्य करना होगा। और मुझे लगता है कोई भी जॉब होगी जो मुझे फील्ड जॉब मिलेगी तो सबसे पहले लोगों से इंटरेक्ट करना है, वही मेरा कार्य है। तो ये थे हीरेंद्र कुमार जी बाड़मेर जिले से, जिन्होंने इस बार आरएस की परीक्षा में जो 2021 में हुई थी उसमें 169वीं रैंक हासिल करके अपने परिवार, अपने जिले और पूरे राजस्थान प्रदेश का नाम रोशन किया है। इन्होंने जो जो बातें बताई उसमें मोटी बातें मैं आपको बता दूं, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, आप मॉक इंटरव्यूज लगाइए ताकि जो अंतिम समय में जो दबाव होता है उसको आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, और जो स्टडी मटेरियल है उसका चुनाव सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत लंबा सफर है और जितना ज़्यादा आप स्टडी मटेरियल को सीमित रखेंगे, बार बार उसका रिवीजन करेंगे, तो आपको सफल एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी और उसकी दर जो है, उसके सफल होने की संभावनाएं कहीं अधिक बढ़ जाएंगी। कैमरामैन पंकज के साथ शैलेंद्र, युवा टीवी।